हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कल के लिए निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है डेटा के हिसाब से। और ये भी देखेंगे कि कल मार्केट में जो हमने डेटा देखा था उसके हिसाब से आज निफ्टी चला या नहीं चला। और आज हम ईएमए और एसएमए इंडिकेटर के बारे में देखेंगे और उसे हम डिटेल में देखेंगे, फार्मूला भी उसका, और उसे उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो भी, जिससे आप उसे कब लगाना है, कब ईएमए यूज़ करना है, कब एसएमए यूज़ करना है, जिससे आप उसे समझ पाओ। तो हम फ्राइडे वाली पोजीशंस देख लेते हैं। तो इक्विटी में हमने देखा था कि एफआई जो है उन्होंने बुलिश पोजीशंस, मतलब कि कैश के अंदर बाइंग करे। डीआई की यहाँ पे नेट एक्टिविटी जो है वो सेलिंग की है, तो इसका मतलब ये था कि हमने ये असम्पशन ही है हमारा ये कि ये रिडम्पशन प्रेशर के कारण ऐसा हुआ है। तो जब भी रिडम्पशन प्रेशर होता है तब एक शॉर्ट टर्म बॉटम जैसा रिएक्ट करता है, ये हमने बात किया था। उसके बाद में फ्यूचर्स के अंदर में क्लाइंट जो है वो बेरिश पोजिशंस बनाए। डीआई ये न्यूट्रल है, एफआई जो है वो बुलिश है और प्रोज जो है वो न्यूट्रल है। दोनों तरफ की पोजीशंस कट हुई, इसलिए मैं इसको न्यूट्रल कंसीडर कर रहा हूँ। अब अगर फ्यूचर्स के हिसाब से अगर क्लाइंट की आप पोजीशन देखोगे तो लॉन्ग पोजीशंस को कट किया था उन्होंने, और एफआई जो है उन्होंने भी अपनी शॉर्ट पोजीशंस कट करी थी। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट होता है। तो अब जैसे कि अगर आप क्लाइंट देखो, क्लाइंट के अपोजिट में एफआईज है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग 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 इनकी कट हुई, शॉर्ट जो है इनकी कट हुई एफआईज की। और जो क्लाइंट का जो शॉर्ट है जो उन्होंने बनाया, उन्होंने एफआईज ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया, मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट पोजीशंस। तो याद रखिए कि जब मतलब कि डेरिवेटिव्स मार्केट, फ्यूचर है ऑप्शंस रहे, एक दूसरे के अपोजिट पोजीशंस होती है। तो फ्यूचर्स के हिसाब से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ की एक्टिविटी बता रहा है, इक्विटी में भी ऊपर की तरफ की एक्टिविटी बता रहा है। ऑप्शंस के अंदर हमने देखा था कि क्लाइंट जो है वो बेरिश पोजीशंस बना के गए और एफ आई ओ प्रो जो है बुलिश है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जैसे आप इसको टोटल करोगे इन दोनों पोजीशंस को, तो इतनी ही करीब करीब पोजीशंस निकल के आएंगी। अगर आप इनको भी, आपको इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा, निगेटिव निगेटिव को प्लस कर दो, पॉजिटिव पॉजिटिव को प्लस कर दो, तो नेट जो है टोटल जो है ज़ीरो आएगा, क्योंकि एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट। तो एफ आई ओ प्रोज जो है वो जो है हमने जो बात करते वो पुट शॉर्ट की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए थे, जो हमने देखा। और हमने ये भी बात करा था कि पुट शॉर्ट की पोजीशन जो है वो 450 तक की जो मुझे दिखी वो 450 थे, 450 तक की पुट शॉर्ट है। लेकिन जो हमने जो ऑप्शन चैन पे देखा था उसके हिसाब से हमने देखा था कि 600 के मतलब कि आसपास तक जाना चाहिए। ऑप्शन चैन के हिसाब से हमने ये बात किया था, क्योंकि एक आईवी जो थी वो हमें ये दिखा रही थी कि आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट पोजीशंस बन रही है। आप वो वीडियो जा करके चेक कर सकते हो। और हमने ये बात किया था कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है, 450 के ऊपर खुलता है, तो फिर थोड़ा वेट करना, क्या हो रहा है वो जज कर लेना, फिर उसके बाद में ही अगर आपको लगता है कि ऊपर का ट्रेड लेना चाहिए तभी आप ऊपर का ट्रेड प्लान करो। अगर आप ऊपर का ट्रेड प्लान करते हो तो आप वेट करो 600 तक का। तो आज मार्केट कैसे चला वो हम देख लेते हैं। तो जो हमने बात किया था वो ये किया था कि मार्केट में जो मुझे शॉर्ट पोजीशन थी वो थी 450 पे, ठीक है। और ये भी बात किया था हमने कि नीचे कोई व्यू है नहीं, अगर मार्केट नीचे खुलता है तो भी ऊपर की तरफ जाएगा ज़रूर, क्योंकि हमने अभी देखा कि पुट शॉर्ट की पोजीशंस है। तो पुट शॉर्ट की पोजीशंस का मतलब वही है ऑप्शंस में कि अगर मार्केट इक्वल खुला या फिर नीचे खुला तो एक बार तो भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद हमने ये बोला था कि 450 के अगर ऊपर अगर खुलता है तो थोड़ा वेट करना, समझ जाना। उसके बाद में अगर लगता है कि आपको मार्केट में स्ट्रेंथ दिखती है तो आप 600 तक का प्ले कर सकते हो, जो हमने ऑप्शन चैन के हिसाब से बात किया था। तो मार्केट डायरेक्ट जो ये जो आपको रैली देखने को मिली है 600 के आसपास तक की ही थी, 600 यहाँ का ही है। तो 600 के आसपास तक के ये रैली आई, फिर उसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ गया, पर और पोजीशंस यहाँ पे ऐड हुई, फिर उसके बाद ही यहाँ गई और पोजीशंस ऐड हुई थी, उसके बाद ही मार्केट ऊपर की तरफ गया। लेकिन यहाँ पे कहीं तो भी अगर आप डेटा एनालिसिस करते हो तो एक कॉल बाय पुट बाय यहाँ कहीं हो रही थी। तो कॉल बाय पुट बाय जब भी हो तो मार्केट एक अच्छा मूव देता है। सिर्फ आपको जज करना पड़ेगा कि वहाँ पे कॉल बाय पुट बाय हो रही है करके, उसके लिए आपको आईवी की तरफ में ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आईवी क्या चल रही थी। तो अगर आप डेटा जा करके चेक करोगे तो वहाँ पे आईवी जो थी इंक्रीज होना चालू हो गई थी कॉल बाय पुट बाय की इस एरिया में। तो आप जिससे आपको अब ये तो कंफर्म नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा पहले तो, पर आप ये समझ के चलो कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है। तो अगर आप वही डिसीजंस लेते हो, से आप वही डेटा देखते हो आईवी के हिसाब से, तो आपको कॉल बाय पुट बाय आपको एक साथ करना पड़ेगा, जिसके कारण आप मतलब कि एक तरफ का आपको लॉस आएगा और एक तरफ का अच्छा प्रॉफिट आएगा। अब ये कॉल बाय पुट बाय को वेरीफाई करना है तो आप देख सकते हो ऑप्शंस के प्रीमियम में जा करके आप चेक कर सकते हो कि एक, अब जैसे कि वहाँ पे तो बड़ा प्रॉफिट होना है ना, बड़े प्लेयर का कॉल बाय पुट बाय हो रहा था।
तो अगर आप ये एरिया में, जब ये यहाँ पे मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा था, तब आप जब देखोगे तो पुट के प्रीमियम गिर नहीं रहे थे, कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे। तो जब भी ऐसा, मतलब कि जब कॉल बाय पुट बाय होती है तब ऐसे ही कुछ किया जाता है कि एक तरफ के प्रीमियम को ज़्यादा तेज़ से भगाया जाता है और एक तरफ के प्रीमियम को धीरे 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 रोका जाता है गिरने से। और जिसके कारण होता ये है कि इंडिया विक्स जो है वो बढ़ जाती है, और जिसके कारण दूसरा ये प्रोबेबिलिटी की वोलेटिलिटी बढ़ जाएंगी। तो अभी हम देख लेते हैं आज का ईओडी डेटा और ऑप्शन चेन। ये डेटा आज का है। इक्विटी के अंदर में जो है एफआईएस की यहाँ पे अच्छी बाइंग हुई है, डीआईएस की कुछ खास एक्टिविटी हो ही नहीं, पर ये फिर भी सेलिंग ही बोलेंगे हम इसे। फ्यूचर्स जो है उसके अंदर में क्लाइंट्स का तो कुछ खास है नहीं। डीआई की यहाँ पे बेरिश पोजीशंस आज बनी। एफआईएस यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं 1400 के आसपास, और शॉर्ट में कुछ मतलब फ्यूचर्स के अंदर कुछ करे नहीं। जो भी मेन था वो तो इसमें ही था, इक्विटी में था। प्रोस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बनाए, पर अगर अब इतने ऊपर आने के बाद में लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं तो अभी थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है कि मार्केट जो है अब इनका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं करेगा। देखते हैं। ऑप्शंस के अंदर में अगर आप देखोगे तो क्लाइंट जो है बुलिश है, ये जो डी आई ये बेरिश है, एफ आई जो है वो बुलिश है, और प्रोस जो है वो बेरिश है। अब यहाँ पे अगर प्रोस की फ्यूचर्स के अंदर में अगर बुलिश पोजीशंस और ऑप्शंस में अगर बेरिश है तो हो सकता है कि हेजिंग हो, ऐसा ही पॉसिबल है। जहाँ तक हो सकता है कि पुट लॉन्ग से इसको हेज किया गया हो, क्योंकि ये अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग के ज़्यादा होने से ऐसा दिख रहा है हमें। पर ओवरऑल अगर ये पुट लॉन्ग की अगर कॉन्ट्रैक्ट है, समझ के चलते हैं हम, जिससे उसको हेज किया गया हो, तो ये ज़्यादा आज एक्टिविटी नहीं है। जैसे कि अगर इनकी ये देखें तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर ये पुट लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट को मैं बाहर निकाल दूँ तो भी ये ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऑप्शंस के अंदर तो उतना कुछ खास पोजीशंस है नहीं, ठीक है। और अगर मैं ये पोजीशंस को एज अ ट्रेडिंग पोजीशन कंसिडर करूँ तो फिर मार्केट के अंदर और वोलेटाइल मूव्स आने वाले हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे जो एफ आई और प्रोज जो है एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे फिर, और जब ऐसा होता है तब मार्केट के अंदर वोलेटाइल मूव आते हैं। तो इक्विटी हमें बता रहा है ऊपर की तरफ, इंडेक्स फ्यूचर जो बता रहा है वो भी ऊपर की तरफ बता रहा है, और ऑप्शन जो है वो हमें मिक्स सिग्नल दे रहा है। तो हमें फिर भी अगर ये व्यू के हिसाब से चले तो साइडवेज टू बुलिश ही हम बोलेंगे, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर तो ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से तो साइडवेज ही लग रहा है, पर अगर फ्यूचर्स और इक्विटी की बात करें तो वो बुलिश है, तो फिर इसलिए हम साइडवेज टू बुलिश उसको कंसिडर करके चलते हैं। ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं। ऑप्शंस के अंदर में अगर आप कॉल के इन द मनी में देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कट हो रहे हैं, और पुट के अगर आप इधर देखोगे तो बढ़ रहे हैं। उतने ज़्यादा नहीं है पर बढ़ तो रहे हैं। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे आईवी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको आईवी कम होते देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ तक। तो ये निकल के आ रहा है 23,850, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती है और फिर यहाँ पे फिर कम होती है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है और फिर बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा मिक्सअप टाइप है। लेकिन यहाँ पे एक आईवी कर्व की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वो चीज़ हुई है, ठीक है, 23,850, मतलब कि यहाँ तक का एक मोमेंटम आप सोच के चल सकते हो ऊपर की तरफ। और 24,000 पे यहाँ पे 40 रुपये प्रीमियम चल रहा है, पर कोई शॉर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो ये एक टाइप का सेलर के जो जो कॉल सेलर है उसको उनको वो डर बता रहा है कि वहाँ पे कोई सेल नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्केट पता नहीं कल ऊपर ही खुल जाए, ऐसा कुछ। और पुट की इन द मनी में आईवी जो है वो गिर ही रही है। तो सिंपल है कि यहाँ तक का आप सोच सकते हो, यहाँ तक जाएगा क्या नहीं जाएगा पता नहीं, पर फिलहाल जो ऑप्शन चैन हमें जो बता रही है वो ये आईवी का यहाँ तक के बन रहा है। तो अगर आपका व्यू कल अगर ऊपर की तरफ है तो आप यहाँ पे 850 तक के सोच सकते हो। तो अभी हम ईएमए और एसएमए इंडिकेटर को देख लेते हैं। हम सबसे पहले ईएमए और एसएमए के बेसिक को समझ लेते हैं, जिससे आप और थोड़े बहुत फार्मूला को, जिससे आप थोड़ा बहुत उसे अच्छे से समझ पाओ कि वहाँ पे हो क्या रहा है। तो एक है एसएमए और एक है ईएमए, ठीक है। तो एसएमए को हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, और ईएमए को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इसके अंदर में सिंपल एवरेज का मतलब ये है एसएमए के अंदर कि वहाँ पे आप एक सिंपल एवरेज कर रहे हो, जैसा हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं
वैसे कुछ। अब हम एक डेटा ले लेते हैं, समझ के चलते हैं कि डे वन का डेटा, अगर आप कैंडल देख रहे हो तो डे वन का कैंडल जिसका एवरेज है कंसिडर करते हैं हम, जिसका एक एक प्राइस हम ले लेते हैं, तो हम क्लोजिंग प्राइस समझ के चलते ही ले लेते हैं 10। उसके बाद में एक D2 है, डे टू का डेटा है, वो उसका 11। डे थ्री है उसका 14 लिख देते हैं। डे फोर है उसका 15 लिख देते हैं। डे फाइव है जिसका हम लिख देते हैं, कंसिडर करते हैं कि 17। ठीक। अब इसके अंदर में हम एवरेज, सिंपल एवरेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे 10 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17। ठीक है। अब इसके अंदर में इसी को हम जैसे एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो इसका ठीक है काउंट अपना इसको इसको सबको टोटल करना है, टोटल डिवाइडेड बाय काउंट। तो काउंट के लिए हम 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 करेंगे, तो जो भी वैल्यू आई वो हमारा आंसर रहेगा, वो रहेगा सिंपल एवरेज। अब यहाँ पे मूविंग का क्या मतलब है, अब समझ के चलते हैं कि हमने अब ये जो एवरेज जो हम निकाल रहे हैं ना, ये एवरेज निकलेगा और हमें पता चलेगा कि यहाँ पे इन इन ये जो डेटा है इसका एवरेज निकला है, एक कोई तो भी, मतलब कोई भी जो भी वैल्यू निकली वो निकलेंगी। अब वो जो वैल्यू है वो किसके लिए इंपॉर्टेंस हुई, डे 5 के लिए इंपॉर्टेंस हुई, क्योंकि हम डे 5 को चेक कर रहे हैं ना, पुरानी वाली पूरी की पूरी 5 डे का डेटा। तो हमें यही पता चलेंगे डे 5 वाले दिन पहले वाली 5 कैंडल के हिसाब से जो जो डेटा था, जो एवरेज बना वो ये बना। ठीक है, तो कुछ भी एवरेज हो सकता है, तो वो एवरेज बना। तो अब समझ के चलते हैं कि डे 6 आता है। ठीक है, डे 6 को ये नंबर हो जाता है 20। तो अब समझ के चलो कि अब यहाँ पे मूविंग वाला पार्ट आ गया कि हमने यहाँ पे फिक्स करके रखा था जो वैल्यू थी वो 5। ठीक है, तो अब 5 का क्या मतलब है कि आप जैसे वहाँ पे आप सेट करते हो ना, जैसे कि आपको वहाँ पे लिख के आता है SMA 9 और बाय डिफ़ॉल्ट 9 लिख के आता है। तो यहाँ पे 9 का क्या मतलब है, या फिर SMA आप यहाँ पे लिखते हो 100, जैसे सिंपल मूविंग एवरेज 100 200 की जो बात करते हैं तो ये जो 9 है ना, आप यहाँ पे फिक्स कर रहे हो। ठीक है, आप 9 कैंडल का आप डेटा देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 5 कैंडल का ही डेटा लो। तो यहाँ पे अब जो एवरेज होगा कैसा होगा, 11 14 15 17 प्लस 20। ठीक है, तो ये पुराना डेटा जो है वो जो विंडो है उसमें से बाहर हो गया, और नया जो डेटा है वो उसमें ऐड होते चलता है। तो ये और जो काउंट रहेगा वो सेम रहेगा, 5 5 5 ऐसे काउंट, क्योंकि हम फिक्स दे रहे हैं उसे। तो यहाँ पे जो भी एवरेज निकलेगा वो निकलेगा डे 6 का एवरेज। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, समझना इजी है, कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अब इसके अंदर में जो मूविंग का मतलब है वो तो सेम रहेगा। तो मूविंग जैसे कि हम 9 देते हैं, जैसे EMA 9 सुनने में आता है, 10 100 200 ऐसे जो सुनने को आता है, तो वहाँ पे आप देखोगे तो वो फिक्स है। ठीक है, जैसे मूविंग का पार्ट वो दोनों में सेम रहेगा, पर एक्सपोनेंशियल एवरेज इसमें थोड़ा अलग हो जाता है। अब इसका सिर्फ बेसिक समझ लो, कैलकुलेशन के इसमें हम नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक्स की अगर मैं बात करें तो जो करंट जो 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 कैंडल होती है, जो अभी जो कैंडल जैसे डेज अभी अभी जो बनी है वो डे 6 वाली कैंडल बनी है, तो डे 6 वाली कैंडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा बजाय पुरानी वाली कैंडल को। तो डे 6 वाली कैंडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, कि समझा जाएगा कि उसके अंदर में कैलकुलेशंस के और थोड़ा सा जो रहता है ना कि उसके अंदर में एकदम से कुछ प्राइस के अंदर चेंज आया। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। वो सिंपल मूविंग एवरेज में हर किसी को एक वेटेज जो रहता है सेम दे दी जाती है, मतलब एक सिंपल है। ठीक है, एवरेज को आपने एक सब वैल्यू को ऐड करे, डिवाइड बाय 5 कर दिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंस निकाली जाती है उस आखिरी कैंडल की, जैसे कि इस कैंडल की पहले इंपॉर्टेंस को निकाला जाएगा, और फिर उसके बाद में उसको पुराने वाले जो मूविंग एवरेज होता है उसके साथ में उसको मतलब उसके साथ में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो याद रखिए कि आखिरी वाली कैंडल की इंपॉर्टेंस निकाला जाता है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म अगर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, जैसे कि इंट्राडे करना है या फिर शॉर्ट टर्म में अगर कोई ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ही जाना पड़ेगा। उसे हम देखेंगे क्यों, कैसे।
अगर आपको एक लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करनी है या फिर आप समझ के चलते कि इंट्राडे और स्विंग करना है तो आपको एक्सपोनेंशियल में जाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम मतलब कि थोड़ा सा 1 मंथ में अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज में जाना चाहिए। और भी दूसरे तरीकों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको समझ के चलते हैं कि ऐसे स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है तो उसमें आपको ईएमआई यूज़ करना चाहिए। जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम है और क्योंकि ऑटोमेटिक लिक्विडिटी कम होंगी तो वोलेटिलिटी बढ़ जाएंगी। अब जब वोलेटिलिटी बढ़ेंगी तब आपका ईएमआई काम नहीं करेगा। ईएमआई वहाँ पे फेल हो जाता है, वहाँ पे फेक सिग्नल स्टार्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि वो पहले ब्रेकआउट मतलब कि ब्रेक डाउन दे दे और फिर रिवर्सल हो जाए। ऐसा आपको बहुत बार देखने को मिलेगा उन्हीं स्टॉक्स के अंदर में जिसके अंदर में लिक्विडिटी कम है, ठीक है, उसकी क्योंकि ऑटोमेटिक वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो वहाँ पे आपको एसएमए ज़्यादा अच्छा काम करते हुए देखने को मिलेगा। अब जैसे कि स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में अगर आपको जाना है तो फिर आप एसएमए को लगाओ। ईएमए को आप लगा सकते हो जो लार्ज कैप होते हैं उन स्टॉक्स के अंदर में। ऑप्शंस के अंदर में भी आप ईएमए को यूज़ कर सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर में करना चाहते हो इंट्राडे के अंदर में। इंडेक्स के अंदर में भी आप ईएमए को यूज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि आप ईएमए और एसएमए को दोनों को एक साथ मिला करके भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि एक फिक्स इंटरवल पे, मतलब कि समझ के चलते हैं कि यहाँ पे आप ई एम ए 100 लगा रहे हो और आप एसएमए भी 100 लगा रहे हो। तो आप दोनों को जब आप सेम लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अभी हमने पढ़े कि जो एसएमए होता है वो एक सिंपल एवरेज है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्लो ही काम करेगा। उसके अंदर में जो स्मूथ जो कर्व है वो ज़्यादा कुछ अच्छा ही स्मूथ हो जाता है। और ईएमए के अंदर में होगा ये कि वहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल, जैसे कि अगर अभी कोई कैंडल स्पीड में आई तो उसकी इम्पोर्टेंस वहाँ पे उस जो एवरेज होता है उसके अंदर वो बढ़ जाती है। आपको ईएमए का फॉर्मूला मिल जाएगा उसको, अगर आप जब आप एल्गो में जाओगे तभी आप उसको इतना इम्पोर्टेंस दो, नहीं तो फिर इतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। पर वो है एवरेज ही, पर याद रखिए थोड़ा सा अलग है, तो ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। हमें अब इसे हम पूरा चार्ट पे देख लेते हैं। तो अगर आपको चार्ट पे ईएमए और एसएमए लगाना है तो आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप टाइप कर दो सिंपल मूविंग एवरेज। ये रहा मूविंग एवरेज सिंपल करके, तो इस पे क्लिक कर दिया, ये ऐसे खुल गया। मैं इसे थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो हमने सिंपल मूविंग एवरेज लगाया, उसके अंदर में बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये 9 सेट है, ठीक है। हर ब्रोकर के इसमें मेरे हिसाब से 9 ही सेट होता है। अब ये 9 का मतलब ये है कि जो कैंडल अभी है, ठीक है, इस कैंडल से 9 मतलब टोटल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये जो आपको एवरेज देखने को मिला ना इस जगह का, ये जगह का एवरेज जो कैलकुलेट हो रहा है ये 9 कैंडल के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। यहाँ की 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन कैंडल का क्लोज प्राइस, ठीक है, वो भी कौन सा प्राइस, क्लोज प्राइस। जैसे यहाँ पे तो रेड है वो नीचे आके बंद हुई, यहाँ पे रेड नीचे, यहाँ पे ग्रीन ऊपर। तो ये जो क्लोज प्राइस होता है, जैसे यहाँ का क्लोज, यहाँ का क्लोज, यहाँ का क्लोज, तो ये क्लोज प्राइस को ले जाता है। इसके अंदर और भी सेटिंग्स होती है, अगर आपको लगता है तो आप वो सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप जब आप उसकी सेटिंग्स में जाओगे और इनपुट्स में जाओगे तो आपको सोर्स देखने को मिलेगा। तो सोर्स के अंदर में आप यहाँ पे आप जैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हो ओपन से तो आप ओपन से कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो हाई से तो आप हाई से कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो लो से तो आप लो से कर सकते हो, ऐसे है। उसके बाद में आप ये चाहते हो कि एवरेज का एवरेज निकले, मतलब कि पहले ओपन हाई लो क्लोज 4, ठीक है, उसका एवरेज निकाले। मतलब आप कैंडल का एवरेज निकाल करके फिर उसका मूविंग एवरेज निकालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज रहता है, और जो आपको डेटा भी अवेलेबल होता है बाहर जो आपको देखने को मिलता है वो भी सब क्लोज पे ही कैलकुलेट होता है। तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो दूसरे इस पे, वो आपके ऊपर है। पर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज ही है तो मैं क्लोज ही रखूँगा। तो ऐसा कुछ मूविंग एवरेज बनता है, ठीक है। अब समझ के चलो कि इस टाइम का अगर मैं बात करूँ कि ये जो मूविंग एवरेज था ये कैसे निकला। ये निकला यहाँ का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ऐसे ही 9 कैंडल्स। तो ईएमए रहे या एसएमए रहे, कैलकुलेशन सिंपल ऐसा ही होता है। अब हम ईएमए को लगा देते हैं और इससे हम थोड़ा सा अच्छे समझने के लिए 50-50 का ईएमए और एसएमए लगा लेते हैं।
यहाँ पे लिख के आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे सेटिंग में जाइए और जैसे 100 का मूविंग एवरेज बोलते तो आप यहाँ पे वो सब सेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 50 का करना चाहता हूँ, मतलब अभी की कैंडल से 50 कैंडल के हिसाब से एवरेज निकाले। ठीक है, तो ऐसे निकल गया। और ये सिंपल मूविंग एवरेज कुछ ऐसे निकल गया। सिंपल मूविंग एवरेज के लिए हम एक कलर डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि ब्लू, शायद आपको दिख रहा है, डार्क कर देते हैं इसे। तो हमने EMA और SM50 का लगा चुके हैं। और हमको एक फिर भी एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों में, बल्कि सेम मूविंग एवरेज होने के बाद में भी। वो इसीलिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर में एक सडन जंप आता है। मतलब वो क्यों आता है, क्योंकि हर बार वो जैसे अगर इस इधर तरफ का अगर जब मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहा है वो, मतलब कि वो जो फॉर्मूला कर रहा है वो इसलिए ऐसे कर रहा है कि इस कैंडल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, मूविंग एवरेज के अंदर, सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर ऐसा नहीं होता है। सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर में जो वेटेज रहता है वो इक्वली ही रहता है। ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो करंट डेटा होता है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो इसके होता ये है कि ये जल्दी अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है। ऐसे में EMA जो होता है वो जल्दी अपने आप को चेंज कर लेता है, क्योंकि वो हर कैंडल को थोड़ा 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 ज़्यादा अच्छा वेटेज दे रहा है। तो जिसका कारण आपको एकदम ये जो एक टाइप का फास्ट मूव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप इसको फास्ट मूविंग एवरेज भी कंसिडर कर सकते हैं, पर उसे गलत वर्ड है वैसे, फास्ट मूविंग एवरेज फिर भी जैसे यहाँ पे क्रॉस और ऊपर की तरफ निकल गया, EMA जो है वो जल्दी ऊपर की तरफ गया, SMA जो है डीले गया। अब इसे आप एक स्ट्रैटेजी जैसा भी यूज़ कर सकते हो और आप इससे बैक टेस्ट भी कर सकते हो। जब भी याद रखिए कि एक्सपोनेंट सेम, पहली बात तो सेम मूविंग एवरेज होना चाहिए। मतलब जैसे हम इस कंडीशन में लिखे 50-50, तो SMA 50 है और EMA भी 50 है। तो यहाँ पे जब भी प्राइस पहली बात अगर ऊपर चल रहा हो और जो जो EMA है वो अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर अगर चल रहा हो, तब उस समय ऊपर के जो मोमेंटम रहेंगे ना वो फास्ट रहेंगे। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। और अगर समझ के चलो, यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज बाहर निकल चुका है, एक्सपोनेंशियल नीचे आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब मोमेंटम नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम इसे और भी तरीक़ों से देखेंगे। मोमेंटम अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, ये हमें ये बता रहा है सिंपल, ये जो मूविंग एवरेज और ये जो क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज वो ये होता है कि धीरे धीरे जो है वो उसके प्राइस के पास में आना चालू कर देगा, अगर आपको पता होगा बेसिक तो। और अगर अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर बात करो तो दूर 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 जाना चालू हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी मोमेंटम को देख सकते हो कि अभी मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। पर याद रखिए कि जिसके अंदर में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेंगी उसके अंदर में EMA अच्छा काम नहीं करता। ठीक है, वोलेटिलिटी तब बढ़ती है जब मार्केट में पैसा कम होता है। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर में EMA काम करता है, और क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा फ्लो होता है। वोलेटिलिटी है पर वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा फ्लो होगा जहाँ पे, वहाँ पे EMA काम करेगा। और ये को चीज़ कि आप इसे सिर्फ इंट्राडे और स्विंग के लिए ही आप EMA को यूज़ करिए। फिर अगर इससे ऊपर जाना है तो जैसे पोजीशन ट्रेड में जाना है, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तब आप वहाँ पे SMA का यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि स्टॉक्स के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जिसके अंदर में पैसा कम लगता है उसके अंदर में आप SMA ही यूज़ करें, EMA को अवॉइड करें। EMA को जो है वो लार्ज कैप में आप यूज़ कर सकते हो। अगर समझ के चलते कि आप लार्ज कैप के ऑप्शंस में कोई भी अगर स्टॉक के ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको SMA ही करना है, EMA नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ऐसे EMA में अगर आप स्टॉक के ऑप्शंस में लगाओगे या फ्यूचर्स में जब लगाओगे तो वहाँ पे उतना पैसा नहीं फ्लो होता है, तो वहाँ पे उतना अच्छा काम नहीं करेगा वो। आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे कुछ उसने ब्रेक करा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप हम बात करें तो यहाँ पे ये SMA वाली लाइन है और ये EMA वाली लाइन है। तो EMA जो है अधिकतर टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अच्छा काम कर रहा है, बल्कि SMA जो उसने तोड़ चुका था। ठीक है, तोड़ के वापस रिट्रेस हुआ, पर वो रिट्रेस कहाँ पे हुआ, EMA पे। ठीक है,
अब इसे हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर मैं इस निफ्टी को ही 1 डे पे अगर मैं डालूँ तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो क्रॉस ओवर हुआ था, ठीक है, इस जगह पे हुआ था। अब यहाँ पे जो स्पीड थी, जो गिरने की स्पीड थी वो ज़्यादा हो गई, जो तेज़ी से नीचे की तरफ गया। क्यों गया? क्योंकि प्राइस नीचे, और उसके बाद में जो क्रॉस ओवर है ईएमए का, वो नीचे की तरफ हुआ, ठीक है। तो जब भी ईएमए का क्रॉस ओवर नीचे की तरफ होगा तब स्पीड जो रहती है ना गिरने की, वो ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे गिरने की स्पीड ज़्यादा हुई, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, फिर गिरने की स्पीड ज़्यादा हुई। अब जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर, इस जगह पे क्रॉस ओवर, तो यहाँ पे बढ़ने की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ है, तो अब बढ़ने की स्पीड ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, इस जगह पे क्रॉस ओवर, तो एक बढ़ने की स्पीड ज़्यादा थी। फिर उसके बाद में अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वो स्लो डाउन होना चाहिए था, नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे रूल थे वो फेल हुए, क्योंकि यहाँ पे ईएमआई जो था नीचे था, यहाँ पे एसएमए ऊपर था। वो क्यों है, उसके पीछे अगर आप कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, पर आप समझ जाओगे कि वो कैलकुलेशन अगर आप उसके बेसिक को ज़्यादा जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आप समझ जाओगे। जैसे कि इधर में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे साइडवेज होगा। क्यों? क्योंकि ईएमआई जो है एसएमए जो है वो अपना ऊपर है और ईएमआई जो है वो नीचे है। तो अब जैसे कि इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि ये मार्केट अगर नीचे है तो इस मतलब यहाँ पे तो मार्केट नीचे गया तो आपको नीचे की तरफ चल जाना चाहिए था, ऐसा नहीं होता है। आपको ट्रेंड आप इससे नहीं निकाल सकते, इससे आप सिर्फ स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम ही हमने 50-50 का लगा के रखे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अच्छा मूव, मतलब ऊपर में अच्छा मूव देखने को मिला। मतलब जो स्ट्रेंथ है ना वो ऊपर की ज़्यादा अच्छी बनी। तो आप इससे इससे सही डायरेक्शन मत निकालो, लेकिन डायरेक्शन आप किसी चीज़ और चीज़ से निकालो, पर स्ट्रेंथ जो है ना आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। ईएमए और एसएमए के ऐसे क्रॉसओवर्स हैं। आप इसे बैक टेस्ट भी कर सकते हो। अब ये हो क्यों रहा है, मतलब कि ऐसा क्यों ये पीछे चल रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब जो एसएमए होता है वो धीरे 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 जब उसका एवरेज प्राइस जो इक्वल मतलब इक्वेलेंट जब लाएंगा वो, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस कैंडल की इंपॉर्टेंस निकालने के थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उस जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस कैंडल की इंपॉर्टेंस कहाँ निकली, वो यहाँ निकली, इस जगह पे निकली। अगर मैं इससे थोड़ा जूम करूँ, क्योंकि हमें इसे ऐसे टाइम पे ही देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इधर में देखोगे तो आप यहाँ पे वो ग्राफ, एसएमए का ग्राफ ऊपर जाना चालू हुआ, पर ईएमए का ग्राफ यहीं होना चालू हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस को निकाला गया। मतलब उस टाइम के जो जो कैंडल जो जो भी डेटा है उस डेटा को उसको इंपॉर्टेंस दिया गया। उसके कारण में एसएमए ईएमए जो है तेजी से बढ़ गया और एसएमए जो है पीछे रह गया। तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मतलब कि वो डेटा को इक्वेलेंट बराबर होने के लिए। अब ये धीरे धीरे जब आप इसको यूज़ करोगे तो आप समझ जाओगे। आप इसका यूज़ निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भी कर सकते हो कि आपको बाइंग करने में थोड़ा सा डाउट होता है। पहली बात तो डायरेक्शन तो आपको किसी और चीज़ से निकालना है, पर आपके फेवर में अगर ये चल रहा है, अपना ईएमए चल रहा है, मतलब ईएमए और एसएमए का क्रॉसओवर इस तरीके से चल रहा है, तो आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो बाइंग के अंदर में, ऑप्शन बाइंग में। नहीं तो फिर वो जो स्पीड है ना वो धीरे 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 जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, पर स्पीड जो है ना वो मज़ा नहीं है। अब जैसे कि यहाँ देख लो, यहाँ पे वो डेटा थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट हुआ, पर यहाँ पे अब जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ है तो अब यहाँ पे ऊपर की तरफ में जब निकलना चालू होगा तो एक अच्छा मूव दे रहा है। तो ऐसा ही जो मूव्स है ना वो अच्छे आते हैं, ठीक है, उस जगह पे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ईएमए और एसएमए का जो टॉपिक है वो हम कल कंटिन्यू और करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड जो क्रॉसओवर्स होते हैं उसे कैसे यूज़ करते हैं। हमने सिर्फ अभी ईएमए और एसएमए को एक साथ लगाना देखे। अगली बार स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ जो होती है। फिर हम वो स्ट्रैटेजीज़ पे ही जम करके हम देखेंगे। तो अब निफ्टी के बारे में कल की प्लानिंग कर लेते हैं और रैप अप कर लेते हैं। आज सुबह जो है यहाँ पे कहीं तो भी कॉल बाय पुट बाय हो रही थी, जो मार्केट फिर एक तरफा गया, मार्केट ने एक अच्छी रैली दी। फिर उसके बाद में हुआ ये कि यहाँ कहीं पे पुट शॉट हुई, पर वो उतनी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी पुट शॉट हो रही थी। लेकिन 750 तक के आप पुट शॉट कंसिडर कर सकते हो। पुट शॉट थी जो मतलब 750 पे अच्छी थी, पर 800 पे उतनी अच्छी नहीं थी, पर 750 पे तो थी थोड़ी बहुत।
और हमें ऑप्शन चैन का डेटा ये बता रहा है कि एक मतलब नहीं क्या मिक्सअप है। जो प्रोस है वो नीचे की तरफ की एक्टिविटी बता रही है और जो एफ आई है वो ऊपर की। तो हम अभी तो फिलहाल उसको ट्रेडिंग पोजीशंस ही कंसिडर कर रहे हैं, हैजिंग नहीं। तो अगर वो ट्रेडिंग पोजीशंस है तो मार्केट और वोलेटाइल होना चाहिए। मैं 750 पे पुट शॉट देखा था, तो 750 पे अगर पुट शॉट है तो मार्केट को एक बार तो भी 750 तक ही जाना चाहिए। हमें ये जो ऑप्शन चैन का डेटा वो ये बता रहा है कि 850 तक ही जाएगा। तो सेम सिनेरियो बनता है कि अगर मार्केट अगर यहाँ कहीं अगर नीचे ओपन होता है, इक्वल ओपन होता है, तो एक बार आप ऊपर का अगर आपका व्यू बनता है, आपका सेटअप अगर ऊपर की तरफ बोलता है, तो एक बार 750 के ऊपर में प्रॉफिट बुक कर लो, एग्जिट हो जाओ। फिर उसके बाद में स्ट्रेंथ बनती है तो फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो 850 तक, जो ऑप्शन चैन ने हमें देखने को मिला। क्योंकि आई कर्व वहाँ तक के बन रहा है तो वहाँ पे सेलर जो है वहाँ का ही एक्टिव है 850 पे। तो आप 850 तक का मूव कैप्चर कर सकते हो। जैसे कि कल जो हमने बात कर रहे थे 600 पे सेलर एक्टिव है, तो सेलर एक्टिव 600 पे थे, तो जैसे ही 600 के ऊपर निकलने की कोशिश करा तो मार्केट साइडवेज हो गया, कॉल के प्रीमियम बढ़ना कम हो गए थे। सेम वैसे ही कुछ होगा कि अगर 850 के अगर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो एकदम से सेलर एक्टिव हो जाएंगे और फिर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर नीचे ओपन होता है, इक्वल ओपन होता है, तो एक बार ऊपर की तरफ जाना चाहिए। एफ आई की भी इतनी कुछ खास पोजीशंस है नहीं, तो हम इसलिए ज़्यादा बड़ा मूव नहीं कंसिडर कर सकते। लेकिन अगर पहले ही 750 के अगर ऊपर ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, थोड़ा सा देख लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, ये नीचे की तरफ में आया तो ऐसे सेम कि ऊपर अगर खुलता है तो फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पोजीशंस है नहीं। तो इसलिए नीचे आए, क्योंकि बिगर पोजीशंस के मुझे नहीं लगता कि मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ जाता है। तो बहुत कम ही बार होता है, जैसे कि होता है, ऐसा ही नहीं होता है पर कम होता है। बड़े प्लेयर की कोई कोई ना कोई बड़े प्लेयर की पोजीशंस होती है। तो 750 के ऊपर में जो अभी दिख रही है, तो अगर ऊपर खुल जाती है तो सेम यहाँ पे भी जैसे कि 450 पे थी, तो मार्केट को वापस 450 पहले लाया गया, फिर पोजीशंस बनाया गया, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे कुछ हो सकता है कि अगर ऊपर खुलता है तो एक बार रिट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। डेटा के हिसाब से तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, पर मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है, फिर उसके बाद में नीचे की तरफ आना चाहिए। आने का सिंपल सा रीज़न है कि जो मुझे लगता है कि जो इंडिया विक्स है वो बड़ा है, तो इंडिया विक्स बढ़ता है। और यहाँ पे भी जो कॉल बाय पुट बाय हुई थी उसका अभी तक कुछ किया नहीं गया है। तो अब यहाँ से एक तो तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल जाए मार्केट, जो हम बात कर रहे हैं 850 ये सब चीज़ें आ जाए, या तो रिवर्सल लेके तेज़ी से नीचे की तरफ आए। क्योंकि अब हमें नहीं पता कि वो अपनी पोजीशंस का क्या करेंगे, वो जब करेंगे तब दिखेगा। पर अभी फ़िलहाल वो है, अभी भी पोजीशंस वो है, कॉल बाय पुट बाय के भी पोजीशंस है। तो अभी तक उसको कुछ किया नहीं गया है। तो 750 तक का मैं सोच रहा हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं वहाँ पे क्या पोजीशंस बनेंगी, उसके हिसाब से फिर डिसीजंस लिया जाएगा। अगर वहाँ पे स्ट्रेंथ की पोजीशंस बनती है, ऊपर की पोजीशंस बनती है, तो फिर 850 तक का आप वेट कर सकते हो। अगर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर कैश में आता है तो फिर आप नीचे का तो अभी फ़िलहाल कोई व्यू नहीं है। लाइव मार्केट में अगर कुछ बनेगा तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करता है।